हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू लर्न बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप पूरे फोकस के साथ नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और अगर बच्चों नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, बिकॉज अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 महीने रह गए हैं। ठीक है, इफेक्टिवली आपके पास 10 और 11 मंथ रह जाएंगे नीट 2026 की प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो बहुत फोकस से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाया था, तो उसी सीक्वेंस में आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भाई ये है क्या? तो हमारा आंसर है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। व्हाट इज दिस? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। ठीक है, फिर इट इज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। अब मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सब में गोल्जी कॉमन है। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली गोल्जी बॉडी को सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व किया उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, और उन्हीं के वजह से इस ऑर्गेनल को ये नाम दिए गए। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले 1898 में इस ऑर्गेनल को स्टडी की या इसे ऑब्जर्व किया, और उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली जब भी आपको किसी सेल की स्टडी करनी होती है तो आप उसकी स्टेनिंग करते हैं, है ना, जिससे कि उसके हर पार्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो वो कह रहे हैं कि इट इज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। क्या कहा उन्होंने? इट इज डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बच्चे इसे ध्यान रखेंगे। ओके, आइए अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इसके अलावा और भी नाम रखे गए हैं, वो देखेंगे जरा। इसे ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल कहते हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल कहते हैं। इसे मिडिल मैन ऑफ सेल भी कहा जाता है। मिडिल मैन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन सेल भी कहा जाता है। ओके, अब जब कैमिलो गोल्जी ने इस ऑर्गेनल की स्टडी की थी तो उन्होंने बताया था कि ये जो डेंसली रेटिकुलर स्ट्रक्चर है इसकी पोजीशन कहां होती है? इट इज नियर न्यूक्लियस। इट इज नियर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस आए तो आप ये मार्क करेंगे, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो आप मार्क कर सकते हैं नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सही है, और ER भी मार्क कर सकते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी ने लिखा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये नहीं है तो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर सकते हैं, और ये भी नहीं है तो आप नियर ER कह देंगे। ओके, अब मैं आपको इसकी सेल में पोजीशन के बारे में बताती हूँ। देखेंगे बच्चे बड़े ध्यान से। ये आपकी सेल है। ओके, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है आपका। ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यूअसली कौन एसोसिएटेड है? ER। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये ER प्रेजेंट है। ओके, और यहीं पे बच्चों आपका गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या
प्रेजेंट होता है? यहीं पे आपका गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, ऐसे। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अभी मैं सिर्फ पोजीशन बता रही हूँ, स्ट्रक्चर के पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या कह सकते हैं, मैंने जो आपको बोला नियर न्यूक्लियस भी हो गया, नियर ईआर भी हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो गया। क्या इतनी बात बच्चों को समझ में आती है? आगे देखें। नेक्स्ट, जब कभी भी आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है आपका? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर की यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो वो है सिस्टर्नी। ठीक है, हमने यहाँ पे अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर और गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर की जो यूनिट है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है सिस्टर्नी। अब बच्चों को ये क्वेश्चन आता है सिस्टर्नी होता क्या है, तो आप कहेंगे इट इज फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर। डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, इनका अगर डायमीटर देखेंगे तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है? डायमीटर होता है। अब आगे देखेंगे बच्चे, देखिए जरा, जब मैं सिस्टर्नी की बात कहूंगी, ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के स्टैक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टैक बनाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि ये कैसे हैं? मैनी सिस्टर्नी। वहां पे कितने हो सकते हैं? मैनी सिस्टर्नी होते हैं। और हम इस बात को ध्यान रखें कि ये जो सिस्टर्नी है इनका नंबर वेरी करता है। तो आप बोल सकते हो वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट। ठीक है, और नंबर में वेरी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो सिस्टर्नी इसकी यूनिट है। फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक अरेंज होकर के क्या हो सकते हैं? स्टैक बनाते हैं। इनका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा सिस्टर्नी मैनी हो सकते हैं, बट अगर आपसे कोई नंबर पूछे तो आप क्या कहेंगे? सिस्टर्नी का जो नंबर है वो 4 to 8 हो सकता है। कैसा हो सकता है? 4 to 8। इसमें इस बात से रिलेटेड एक पॉइंट अभी आगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, 4 से कम भी हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। अब देखो, ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब इसकी ये सिस्टर्नी है। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है? सिस्टर्नी। अब अभी आपको इस डायग्राम में ये वाला रीजन मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपकी ये वाली जो सरफेस होती है ये कैसी होती है? अगर उठी हुई है तो इसे आप कहते हो कॉन्वेक्स फेस। कौन सी फेस? कॉन्वेक्स फेस। तो आप इस सरफेस को क्या कह सकते हो? दिस इज योर कॉन्वेक्स फेस, और इसी को आप कहते हो सिस फेस। क्या कहते हो? सिस फेस। इसके अपोजिट ये जो इधर वाली सरफेस होती है ये कैसी होती है बच्चों? ये आपकी
डिप्रेस्ड होती है। ये पार्ट अगर फूला हुआ है तो ये अंदर वाला कैसा होगा, कर्व वाला हो जाएगा। तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं ट्रांसफेस, या क्योंकि ये अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है इसीलिए इसको आप कॉनकेव फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव फेस, कॉन्वेक्स फेस या सिस फेस, कॉनकेव फेस या ट्रांसफेस। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे द सरफेस विच इज स्लाइटली ऐसा ऊपर से उठा हुआ बल्जिंग है, इट इज रिमेन इन द कांटेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। ये किसके कांटेक्ट में होता है, न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस सरफेस इज नियर ER, दिस सरफेस इज नियर न्यूक्लियस, ओके, क्या बच्चों को बात समझ में आती है? ठीक है, ER या न्यूक्लियस के पास आपका क्या प्रेजेंट होता है, सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस प्रेजेंट होता है, ओके। अब कॉनकेव या ट्रांसफेस की बात करते हैं। ये सरफेस जो है आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, ये वाला सरफेस ऐसे ER के पास था, तो ये वाला सरफेस किसके पास रहेगा, आपका सेल मेम्ब्रेन के पास में रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो, नियर सेल मेम्ब्रेन। ये किसके पास है, नियर सेल मेम्ब्रेन। आ रही है बच्चों को बात समझ में? नेक्स्ट देखेंगे, इतना पॉइंट जब क्लियर होता है तो आगे देखेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने अभी एक बात कही थी कि इट इज नॉन एज ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल, इट इज नॉन एज मिडिल मैन ऑफ द सेल। व्हाई? एक्चुअली गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ER से आने वाले सब्सटेंस को रिसीव करता है। क्या कहा, ER से आने वाले सब्सटेंस को रिसीव करता है, मींस ER जो भी चीजें बनाता है, ठीक है, वो यहाँ पे वेसिकल्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, और वो वेसिकल्स अब इस सरफेस से आकर के फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और फ्यूज होने के बाद उनका जो भी कंटेंट होता है वो इनके अंदर आ गया, ओके। तो इसे आप कहते हैं ER वेसिकल्स, और इसे आप ट्रांजिशन वेसिकल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ER वेसिकल और ट्रांजिशन वेसिकल, ओके। अब यह इस सरफेस से चीजें अंदर आ गई, ER ने जो भी फॉर्म किया, ठीक है, वो फॉर्म होने के बाद कहाँ आ गया, वो फॉर्म होने के बाद वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्रांजिशन वेसिकल्स के फॉर्म में सिस फेस के कांटेक्ट में आ गया और वहां से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया। इसीलिए कॉन्वेक्स फेस को, क्योंकि ये चीजों को बनाएगी, मॉडिफाई करेगी, रिसीव कर रही है, इसीलिए आप इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। इसे आप रिसीविंग फेस भी कह सकते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? तो लिसन मी केयरफुली। सो द सरफेस विच इज इन कांटेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, उसे आप क्या क्या नाम दे सकते हैं, कॉन्वेक्स फेस, सिस फेस, रिसीविंग फेस एंड फॉर्मिंग फेस। आ रही है बात समझ में? अब इसके अंदर सारी चीजें आ गई, गोल्जी बॉडी उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा और यहाँ से रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, यहाँ से रिलीज कर देगा। अगेन फ्रॉम दिस सरफेस जो चीजें रिलीज होंगी वो किसके फॉर्म में रिलीज होंगी, वो आपका कंपाउंड है, वो तो अभी बताऊंगी क्या क्या हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, पर ऐसे जो भी कंटेंट आएगा वो बाहर की तरफ रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद अब ये जो वेसिकल्स हैं ये कहलाएंगी मैच्योर वेसिकल्स, ठीक है। जो कंटेंट रिलीज हुआ है उसे रिलीज करने के बाद आपने वेसिकल्स के फॉर्म में पैक कर दिया और इन्हें कहा गया क्या, मैच्योर वेसिकल्स। क्या कहा गया, मैच्योर वेसिकल्स। अब इसी कारण से, ठीक है, अभी जो कहा था
कि आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इज नोन एज ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल और मिडिल मैन ऑफ द सेल बिकॉज इट रिसीव द प्रोडक्ट फ्रॉम द ईआर और रिसीव करके उन्हें मॉडिफाई करता है और अपनी जो मैच्योरिंग फेज है, ठीक है, ये वाली जो फेज है, अब इसके बारे में और बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से उसको रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, मिडिलमैन की तरह काम किया। इसे ट्रैफिक पुलिसमैन, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन का क्या काम होता है कि बहुत सारा क्राउड आ रहा है तो उसे होल्ड कर दिया, ठीक है, अभी दूसरे को जाने दिया, ठीक है, और फिर आगे की तरफ पास किया, तो वो भी यही कर रहा है, चीजें अंदर आ रही हैं, देन उनको रिलीज कर रहा है ना। डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल भी इसीलिए है क्योंकि ये चीजों को आगे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, उनमें कुछ चेंजेस कर रहा है। इसीलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है वो कहा जाता है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड सीक्रेशन। इसने क्या किया, ईआर के वेसिकल्स जो आए थे उनके कंटेंट को अपने अंदर लिया, पैक कर लिया, ठीक है, अब उनको मॉडिफाई करता, ठीक है। तो पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड सीक्रेशन, इस सरफेस से इसको क्या करेगा, सीक्रेट करेगा या रिलीज करेगा, ठीक है। इसीलिए मैच्योर वेसिकल्स जो हैं जब चीजें सीक्रेट करती हैं तो इन्हें सीक्रेटरी वेसिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीक्रेटरी वेसिकल। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और ये जो सरफेस है, जैसे इस फेस को आपने फॉर्मिंग फेस कहा, वैसे इससे मैच्योर वो बना रही है, मॉडिफाई कर रही है, चीजों को रिसीव कर रही है, ये वाली सरफेस से रिलीज कर रहे हो मैच्योर कंटेंट, तो इसे आप मैच्योरिंग फेस भी कहते हो। क्या भी कहते हो, मैच्योरिंग फेस, या इसको आप रिलीजिंग फेस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, रिलीजिंग फेस। आ रही है बात समझ में? बच्चों को क्या पॉइंट समझ में आया? यहाँ बच्चे ऐसा ध्यान रखेंगे, जो कॉन्वेक्स फेस है उसी को आपने कहा सिस फेस, उसी को आपने कहा फॉर्मिंग फेस और उसी को आपने कहा रिसीविंग फेस। दूसरी तरफ जो फेस है उसको आपने क्या कहा, कॉनकेव फेस या ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस या रिलीजिंग फेस। ओके, इतनी बात समझ में आती है? ये दोनों ही सरफेस एक दूसरे से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होती हैं। क्या? स्टार मार्क करके बच्चे नोटबुक के टॉप पे ये पॉइंट लिख लेंगे कि जो सिस्टर्नी है, both surface of cisternae are structurally and functionally different, but they are interconnected। अब बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा कि वो कनेक्टेड कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिस्टर्नी के बीच में कुछ छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके बीच में कनेक्शन बनाते हैं। सिस्टर्नी के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इनके बीच में कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स उनकी वजह से ये एक दूसरे से क्या होते जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, उन ट्यूब्यूल्स के थ्रू कनेक्शन बनता है। क्या बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब दिस इज द रीजन, हमने क्या अभी बताया, शुरू में कैसे कहा था कि आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो व्हाई इट इज लोकेटेड, क्योंकि इसको क्या करना होता है, ईआर के कंटेंट को रिसीव करना होता है और फिर उसको मॉडिफाई करके आगे रिलीज करना होता है। दैट्स व्हाई इट इज लोकेटेड नियर द ईआर। आ रही है क्या बात समझ में बच्चों को? चलिए, जब भी मैं बार बार ऐसा पूछती हूँ बात समझ में आ रही है और वो पर्टिकुलर पॉइंट अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं जब कभी भी देखूंगी तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात समझ में आती है। क्या क्या समझ में आया? कॉन्वेक्स फेस आ गया, कॉनकेव फेस आ गया,
सिस्टर्नी समझ में आ गया, ईआर वेसिकल्स समझ में आ गए, मैच्योर वेसिकल्स और सीक्रेटरी वेसिकल। ईआर वेसिकल्स से रिसीव करा हमने, जब ईआर की स्ट्रक्चर देखी थी तो आपको बताया था, ठीक है। और फिर यहाँ से मैच्योर वेसिकल और सीक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू चीजें जो है, देखो मैच्योर वेसिकल ही सीक्रेटरी वेसिकल तब कहलाती हैं जब सेल अपने कंटेंट को, दो बातें हो सकती है, या तो ये जो कंटेंट रिलीज करेगी वो सेल में यूज हो जाए, ठीक है, या फिर वो सेल से बाहर जाए। तो जब ये सीक्रेटरी वेसिकल की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ से रिलीज होने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर के बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस केस में ये मैच्योर वेसिकल क्या कहलाएगी बच्चों? यही मैच्योर वेसिकल आपकी सीक्रेटरी वेसिकल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। आई होप ये बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे मुझे और मैं वहां से उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम को समझा रही हूँ आप लोगों को, वो देखेंगे। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं तो उसके डायग्राम में भी कुछ ऐसे वेसिकल्स बना दिए गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम में वेसिकल्स कुछ इस तरीके से ऐसे वर्टिकली अरेंज करके बता रखे हैं, है ना। तो वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो भी बच्चे सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे, है ना। उसमें अगर वो क्वेश्चन आ जाए और उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो तो आप ऐसा ध्यान रखेंगे कि कौन सा वाला आपका ट्रांसफेज है, कौन सा आपका सिस फेज है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पता रखना है कि ये वाली सरफेस ऐसे मेम्ब्रेन आकर के फ्यूज हो गई और यहाँ से अभी बर्ड ऑफ होने वाला है। यहाँ से क्या होने वाला है? बर्ड ऑफ होने वाला है, निकलने वाला है। तो इस सरफेस को आप बोलेंगे सिस फेज। क्या बोलेंगे इसको? सिस फेज। और ये आपकी ट्रांसफेज। ये कैसा बनाया है? ट्रांसफेज बनाया है। आ रही है बात समझ में? यहाँ से ईआर का ये वाला जो वेसिकल है इसे आप क्या कंसीडर करेंगे? ईआर वेसिकल, ओके। और ये वाला जो वेसिकल है ये बाद में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, गोइंग टू कन्वर्ट मैच्योर वेसिकल। किसमें कन्वर्ट होने जा रहा है? ये मैच्योर वेसिकल में कन्वर्ट होने जा रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं बच्चों? ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। हालांकि मैं फंक्शन बताऊं उससे पहले एक और पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ। मैंने जहां जहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाया है, यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया है, सब जगह ऐसे सिस्टर्नी स्टैक के फॉर्म में अरेंज कर दिया। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बच्चा ध्यान से देखेंगे। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट यहाँ से क्वेश्चन में भी आ जाए, ठीक है। डिक्टियोसोम। देखो बच्चों, प्लांट में जो गोल्जी बॉडी है उसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। और डिक्टियोसोम और गोल्जी बॉडी जब आप कह रहे हो तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो डिक्टियोसोम के केस में जो गोल्जी बॉडी होता है वो यूनिसिस्टर्नल होता है। वो कैसा होता है? यूनिसिस्टर्नल। और उनके केस में जैसे हमने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होता है ना, इकट्ठा होकर के यहाँ पे अरेंज, ठीक है। प्लांट सेल की अगर बात करोगे तो ये स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा। और उसके केस में ऐसे मैंने जैसे बोला कि नंबर पूछा जाए तो 4 to 8 है ना, या मैनी होंगे। पर डिक्टियोसोम जिसे आप कह सकते हो कि प्लांट में जो गोल्जी बॉडी होता है उसे आप, उसके केस में आप डिक्टियोसोम वर्ड यूज कर सकते हैं। और उसके केस में सिस्टर्नी जो है वो एक रहेगा और यूनिसिस्टर्नल है और वो स्कैटर्ड है। ओके, ये पॉइंट समझ में आता है बच्चों को? आगे चले, ठीक है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो गोल्जी बॉडी के केस में आता है वो ये आता है कि गोल्जी बॉडी इज अ ऑर्गेनेल व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग
मॉडिफिकेशन एंड सीक्रेशन, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड सीक्रेशन। इतनी बात समझ में आती है? ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद गोल्जी बॉडी जो है कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाता है जो कि सेल वॉल को बनाने में काम आते हैं, ठीक है? रेस्पॉन्सिबल फॉर synthesis of cellulose, hemicellulose, पैक्टिन, इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जब आप स्पर्म देखते हैं बच्चों, स्पर्म का स्ट्रक्चर 10th क्लास में पढ़ा होगा हमने, रिप्रोडक्शन जब देखते हैं तो स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है, उसमें हेड वाले पार्ट में जो टिप रीजन है दैट इज नोन एज एक्रोसोम, ठीक है? एक्रोसोम जो है, यहाँ मैं ब्रैकेट में सिर्फ ऐसा सिंपल सा पॉइंट लिख दे रही हूँ। एक्रोसोम किसे कह रहे हो? स्पर्म टिप। व्हाट इज एक्रोसोम? स्पर्म टिप। एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ Golgi complex, ठीक है? which helps in cleaving membrane at the time of fertilization. तो बच्चे यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है उसमें टिप वाला जो रीजन है, उस टिप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एक्रोसोम। उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट एग का जो मेम्ब्रेन है वो क्लीव हो सकता है या होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सेल प्लेट। क्या बनाता है ये? सेल प्लेट। अब बच्चे क्या बोलेंगे? सेल प्लेट क्या होता है? ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल प्लेट बनाता है और सेल प्लेट से बाद में फिर हम सेल वॉल की बात करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सेल प्लेट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? सेल प्लेट बनाता है। थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, फटाफट से देखेंगे बच्चे। जैसे मान लो ये सेल जब डिवाइड करेगा तो बीच में यहाँ पे आपका डिवीजन करना है आपको, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे ईआर के कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, प्लस गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो मैच्योर हो गए, वो मिलकर के सेल प्लेट बनाते हैं और फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? इसीलिए सेल प्लेट को प्रिकर्सर कहते हैं कि जो बाद में सेल वॉल बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे बच्चे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टर्नी आप देखते हो, ठीक है, उनके यहाँ पे एक एंजाइम मिलता है दैट इज नॉन एज ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आगे जैसे मैंने कहा कि ये सिस्टर्नी है, ठीक है? इन सिस्टर्नी में एंजाइम मिलेगा, ठीक है? एंजाइम मिलेगा। कौन सा एंजाइम? ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है? ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ दैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स helpful in
glycosylation and glycosidation, glycosylation and glycosidation। इसका मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ शुगर, एडिशन ऑफ शुगर। तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्पफुल इन ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन टू लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, किसका ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन कर रहा है? लिपिड और प्रोटीन का। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्पफुल इन ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है, टू लिपिड and form glycoprotein and glycolipid। क्या बना देता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बना देता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा है वहां पे कि आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे आप स्टार मार्क करके बात कर ले, एनसीईआरटी का पॉइंट है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है साइडेशन या एंजाइम। ठीक है, समझने वाली बात तो ये है कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नोड्स मिलते हैं वहां एंजाइम में, दैट इज ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। एंड दैट एंजाइम आपका देखो ये मिडिल मैन है ना, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से क्या आया होगा? लिपिड आया होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से क्या आया होगा? प्रोटीन आया होगा। राइबोसोम जो भी प्रेजेंट है उसके ऊपर वो प्रोटीन बनाते हैं, वो सब उसके अंदर आ गया। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर उसके साथ आप एडिशन कर रहे हो, किसका? कार्बोहाइड्रेट कंटेंट का एडिशन कर रहे हो, तब जाके ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बन रहे हैं। और उस प्रोसेस में जो चीज मदद कर रही है, जो एंजाइम मदद कर रहा है, दैट इज योर ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, तो वो ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम जब प्रोसेस कराता है तो उसे आप ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन कहते हो। और जो कंपाउंड बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। फिर भी कोई भी चीज अगर रह गई है या बच्चों को उसमें डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो भी टॉपिक आपको बच्चों मुझसे पढ़ना है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।